अगर कहीं आपके दिमाग में ये है कि मुझे जुडिशियल सर्विस में जाना है, तो बेस्ट प्रैक्टिस इज यू स्टार्ट डूइंग। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का टाइम है, हम 30 सेकंड्स का रील देखते हैं, हम यूट्यूब वीडियो भी एक भी शॉर्ट्स में देखते हैं, तो हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। पेशेंस। आप जाते हो ना कोर्ट में, आप पूरी मेहनत करते हो, आपको लगता है बेल मिलेगी, नहीं मिलती, आप कहते हैं ऑब्लाइज माय लॉर्ड, मिल जाए तो भी। एक तो लीगल एप्टीट्यूड और एक क्रिटिकल थिंकिंग। या इसके अलावा क्या स्किल सेट्स हैं जो एक स्टूडेंट को कि पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट जो आज की डेट में है, एंशियंट लिटरेचर से कई श्लोक तो हूबहू मिलते हैं। हु इज एलिजिबल टू बी विटनेस, हु इज नॉट, हु इज एलिजिबल टू बी किंग, हु इज नॉट। प्रोफेशनलिज्म शुड बी इन योर ब्लड। सर जैसे आप पहले एयरफोर्स में थे और इतना आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस है, तो आपके हिसाब से डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है एक स्टूडेंट की लाइफ में, पर्टिकुलरली एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ में, बिकॉज हमारा फोकस्ड कॉन्वर्सेशन लॉ पे है। वंडरफुल। डिसिप्लिन की क्या वैल्यू है सर? मैं समझता हूं इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स एंड अमन, इफ यू रिमेंबर आई ऑलवेज सेड प्रोफेशनलिज्म शुड बी इन योर ब्लड। यू आर नॉट doing journalism, you have to be well uniform, and uniform must start from the day one when you enter in the school. I always oppose them, those who say ki there's no value of uniform. No, I always say to my student, you must be proud to wear uniform. Why? Because discipline start with the uniform. When you enter in the your school, you must say whether you are properly, your turnout is proper or not. Even at the time of orientation, I used to give one example. Here I will share it with your viewer also. I say them कि use of mobile is very, rather it has become part of life nowadays. Do you agree with this? Yes, 100% सर, मतलब उसके बिना चल ही नहीं सकता। तो अब स्टूडेंट अगर क्लास में सारे मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे तो कैसे रहेगा? तो मैं उनको कैसे बताता हूं, वो मैं शेयर करता हूं। आई से यूज ऑफ मोबाइल इन द क्लास इज लाइक यू आर एंटरिंग इनटू अ टेम्पल। जब आप एक टेम्पल में जाते हो, आप शूज खोलते हो, आपको शूज खोलने के लिए कोई कहता है, और आप जब वापस आते हो तुरंत शूज पहनते हो। दिस इज द क्राइटेरिया। When you enter into your class or institution or even court, switch off the mobile phone. And immediately after coming out, again open it like you never forget your shoes because your client is waiting for you. Correct. That habit must be inculcated in the school itself. That is part of discipline. So everything which is prescribed, wearing of tie, even your shoes must be of Oxford model, which is prescribed for a law graduate and an advocate. So this is what is the discipline. And not only uniform, reporting in time, your attendance, your preparing of your projects, completion of your internship, everything is part of discipline. To become a perfect lawyer, your training must start from the day one, and then you'll see the result. And I can see the result before me. सर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा अभी तक का। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज़ मैंने नोटिस की है जब उनसे इंटरेक्ट करने को मिलता है, कि उन्हें ये लगता है कि जो वो अभी कर रहे हैं वो थ्योरी कर रहे हैं, और जो प्रैक्टिकल साइड है या प्रैक्टिस कह लीजिए, या जो एक्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पे लॉ का एप्लीकेशन किया जाएगा, उनमें बहुत अंतर है। और कुछ हद तक ऐसा है भी, लेकिन जो स्टूडेंट के माइंड में अनसर्टेनिटी है, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? दिस इज समटाइम 50% ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, दैट क्रेडिट गोज टू द लॉयर। आई हैव नो हेजिटेशन टू टेल दिस। व्हेन माय स्टूडेंट्स दे गोज फॉर द कंपल्सरी इंटर्नशिप इन द कोर्ट, तो उनको जो फर्स्ट रिएक्शन होता है एडवोकेट का, वो बच्चे को यही बोलते हैं, अरे बेटे अभी तुमने कुछ नहीं, वहां पे कुछ नहीं है,
पता चलेगा जब आप यहां होंगे। तो एक माइंड सेट बन जाता है कि यार थ्योरी और प्रैक्टिकल इंटायरली डिफरेंट है। बट माई ओपिनियन इज हाउ theory and practical can be different. They are complementary and supplementary to each other. If theory and practical are two different things, तो उस बच्चे का करियर निर्माण कैसे होगा? Whatever we are teaching them theoretically, that is only going to be applied. And all tools and techniques which our lawyer and judges they have developed will be taught to them. When you are in college, when you enter into law school, you may be a student of commerce, science, medical, so on and so forth, humanity. But when you entered in law, I feel the duty of a professor is to convert them into legal profession. And what we do in that? See, we try to change their thinking. They start thinking legally. I'll give you one example. I tell to my student, you are on the road and there is a agitation going on. Okay? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो एक कॉमन मैन सोचता है कि यार कितनी बड़ी गलत बात है, सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं कर। आप लॉ के हो ना, आपका दिमाग सोचता है whether the demand is legal or not. If it's legal, why government? We have a court. So आपकी जो थिंकिंग है ना वो लीगल आनी चाहिए। See, there is a good place of morality in the life false. I don't agree to this. But see, we'll take another example for your viewer. If students are watching it, see, one old man comes to you. He say, my son, I've spent a lot of money upon him. मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, अपना सब कुछ लगा दिया, कामयाब हो गया। यार मुझे नमस्ते भी नहीं करता, मेरा अपना बेटा, कुछ भी नहीं करता मेरा अपना बेटा। तो आप कहते हो कि सर ये तो बहुत गलत बात है। तो वो कहता है कि फिर एक कोर्ट से ऑर्डर ले आओ कि रोज मुझे सुबह नमस्ते करेगा। आप कहते हैं सॉरी। अगेन दैट पर्सन कम्स टू यू। व्हेन दोबारा वो पर्सन आपके पास आता है, कहता है कि साहब वकील साहब अब तो उसने मुझे मेडिकल का खर्चा, मेरा मिनिमम खर्चा वो भी देना बंद कर दिया। गलत नहीं है? क्या गलत है? तो कोर्ट से ऑर्डर लाओ, अब लेके आऊंगा। तो हैव यू सीन द डिफरेंस? तो माइंडसेट चेंज हो रहा है हमारा। एक लॉ का बच्चे के अंदर कैसे लीगल फिलोसफी डेवलप होती है, लीगल एप्टीट्यूड कैसे डेवलप? हैव यू सीन द डिफरेंस? हाउ द लीगल एप्टीट्यूड डेवलप इन यू? दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन स्कूल. So once that legal philosophy is understandable to your mind, you start analyzing critically the things. Then only you apply the written test of law. So theory and practical, they are complementary and supplementary to each other. तो सर जैसे अभी दो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की, एक तो लीगल एप्टीट्यूड और एक क्रिटिकल थिंकिंग। Yeah. इसके अलावा क्या स्किल सेट्स हैं जो एक स्टूडेंट को सीखने चाहिए ड्यूरिंग देयर स्टडी टाइम, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स? ये नहीं कि मतलब प्रोफेशन के मतलब डिग्री लेने के बाद भी हम सीखते ही रहते हैं, बट जो कि उन्हें उस 5 साल के बीच में सीख लेने चाहिए। ऐसे और से क्या स्किल सेट्स हैं सर? देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप स्कूल टाइम में सीख सकते हैं, बाद में वो या तो हम सीखते नहीं है या सीखने का मौका नहीं मिलता। पहली चीज ये है कि बच्चे को राइटिंग पे जोर देना चाहिए, लाइक क्रिएटिव राइटिंग और लीगल रिसर्च, लीगल राइटिंग। अभी ना ये जो नया दौर आ रहा है, इसमें नॉट ओनली आवर कंट्री, इन इंटायर वर्ल्ड पब्लिकेशन को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। राइट। और व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो बाय डिफॉल्ट आप लीगल रिसर्च करोगे। करेक्ट। लीगल रिसर्च करोगे तो लीगल रिसर्च अब वो भी बाय डिफॉल्ट ग्लोबली होगी, क्योंकि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज सम ऑफ द रिसर्च टूल एंड इट विल नॉट बी लिमिटेड टू इंडियन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तो ये पब्लिकेशन की तरफ जाना चाहिए बच्चे को, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं आपके दिमाग में ये है कि मुझे जुडिशियल सर्विस में जाना है, तो बेस्ट प्रैक्टिस इज यू स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन लैंग्वेज।
लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज मीन्स लीगल लैंग्वेज, both language. No, अच्छा, no, हिंदी no, and no, no, English. no. हिंदी and When you apply for judicial services, see, in almost all the northern states, you have a question of translation. You have précis writing. Even you have one-word substitution. You have essay in Hindi as well as English on legal topics. This is the paper which enhance your merit. So this thing you must start in the school itself. And one more advice I must say, there are some biographies of the thinkers, philosophers. Those who are doing BA LLB honors, they are being taught in the political science sometime. But those who are not, they must go through. They must read Karl Marx. Even they know Gandhi, but they must know Gandhism. So these thinkers and philosophers, they give lot of legal word to them. And my last thing which they should do, from the day one, they must have one app which is giving them judgment. They must read judgment not only to have the knowledge of judgment, but at the same time to enhance their language, in the sense they must have mastery on more and more legal words. So until and unless your writing is with legal word, see, आप भी देखें जब आपकी ब्रीफ जाती है जज के सामने और उसमें लीगल वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, तो उन्हें लगता है कि यार एडवोकेट, इट गिव गुड इम्प्रेशन. तो यू आर नॉट स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. They are also writing constitution. You are a student of law. So you must use legal words, and that cannot be done overnight. As you asked from the, but they should do during the school period, they should do it from the very beginning. और आई थिंक वो एक फंडामेंटल चेंज, आई थिंक सर, कहीं ना कहीं वो लीगल एक्यूमेंट से ही फ्लो होता है. जैसे मैंने ऐसा देखा है कि कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं. तो वो अगर एक पिटिशन ड्राफ्ट करते हैं या वो कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते हैं, तो उनका जो आउटलुक है वो बहुत अलग होता है उस स्टूडेंट के कंपैरेटिवली जो या तो जुडिशरी फोकस्ड रहा है या प्रैक्टिस फोकस्ड है. तो उनके जजमेंट्स में प्रिसीशन मिलता है. और जो हमारे यूपीएससी के स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी की है या तैयारी कर रहे थे और नहीं हो पाया, उनके उसमें हम एक जनरलाइज्ड सॉर्ट ऑफ वेरी ट्रू. और आई थिंक उससे समझ में आता है कि उनका माइंडसेट में फ़र्क कैसा है. तो इसेंशियली आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज वो माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक चीज़ सर आपने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग डिस्कस की थी अभी, मोरालिटी और लॉ के बीच का डिफरेंस. और ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आई थिंक मॉरल पर्सन होना ज़रूरी है सक्सेसफुल होने से पहले. बट वो मेरा अपना व्यू है. बट एक चीज़ जो जब मैंने बहुत बार आपको सुना है, एंड यू आर सच अ रिनाउंड ओरेटर ऑल्सो, एक चीज़ जो आप एक्सप्लेन करते हैं वो जो अब हमारे उसमें ख़त्म होता जा रहा है, जो हमारे वैल्यू सिस्टम में ख़त्म होता जा रहा है, जो है पाप और पुण्य की जो परिभाषा है, जो उसका हमारा अडेप्टेशन है, जो हमारा उसका अब्जॉर्प्शन है अपने जीवन में. मतलब एक चीज़ उसको जानना थ्योरी में तो वो सभी जानते हैं कि पाप और पुण्य में क्या फ़र्क होता है, पर उसको अपने जीवन में उतार पाना, आई थिंक आपके टीचिंग में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है. और उस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आप अपने हमारे व्यूज़ के साथ शेयर करें. बहुत पुराना और बहुत ये टॉपिक विच वेरी क्लोज टू माई हार्ट, टू बी वेरी फ्रेंकली. और मैंने इसके ऊपर काम किया है, लेकिन मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि एंशिएंट इंडियन पीरियड में लॉ को कैसे अप्लाई किया जाता था, पुलिस के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, क्या था वो. तो मैं आपको बताऊं कि हमारे एंसेस्टर ने जाने अनजाने में और पर्पजफुली, इनोसेंटली और पर्पजफुली एक टूल डेवलप किया था. और वो टूल था पाप और पुण्य. व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, ये ग्रीक उन्होंने करा इसको, वही चीज है ये. तो जब बच्चा हमारी एज का, जब 5th क्लास या 10th क्लास में हो, 5th क्लास 6th क्लास, बहुत छोटा बच्चा होता था, वो पूछता था कि क्या मैं ये काम कर लूं, कहीं पाप तो नहीं चढ़ेगा. कि नहीं बेटे कर लो. और जब कोई भी गलत काम करता था तो घर के बड़े या टीचर कहते थे ऐसा मत कर, तुझे पाप चढ़ेगा, और वो काम करने से रुक जाता था. तो ये एक
अवधारणा उसके दिमाग में डाल दी जाती थी कि भाई ऐसा करने से पाप चढ़ता है। उसे नहीं पता वो पाप कहां से चढ़ता है कहां से उतरता है, बट करता है। बस उसके दिमाग में आ गया, वो उसको करने से रुकता था। आप कहेंगे कि साहब कोई इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मैं बताता हूं आप। मेरी एज के किसी व्यक्ति से आप यहीं देहरादून के विलेजेस में जाइए और उसको कहना 7-8 बजे कि भाई इस पेड़ से थोड़े से पत्ते तोड़ के ले आओ, वो कहेगा कि भाई दिन छिपने के बाद मैं नहीं तोड़ूंगा भाई, मुझे तो पाप चढ़ेगा। आप उसे कहिए कि भाई आप चलते पानी में शौच कर लो, या वो कहेगा नहीं मैं कर ही नहीं सकता, चलते पानी में तो मैं कर ही नहीं सकता। आज वी हैव इन्वायरमेंटल लॉ, वी हैव पनिशमेंट फॉर दैट। पूरा का पूरा गटर गंगा में जा रहा है ना, वो बंदा इसलिए रुक गया कि उसे पाप चढ़ेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल टूल इट वाज डेवलप्ड बाय आवर एंसेस्टर। पर ये है ना कि ये चीज कहीं ना कहीं परिवारों में, कहीं ना कहीं जो रिलीजियस हेड हैं इनके द्वारा, इनको बहुत लोग मानते हैं, कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पर डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि आप ये मान ही नहीं सकते कि सारे के सारे लॉज वो जो लीगल फ्रेमवर्क है उससे ही मनवाए जा सकते हैं। इट्स नॉट फिजिबल एट ऑल। कुछ ना कुछ दिलों से आना चाहिए, अंदर से लगना चाहिए कि कोई मुझे देख रहा है। और बड़ी बात नहीं है, लोग बिलीव करते हैं, अपने रिलीजन पे करते हैं, उसके कोई सबूत नहीं है फिर भी करते हैं ना, ये तो प्रैक्टिकल ही है। अगर हम सिर्फ लीगल टर्म्स में बात करें तो एक सेल्फ रेगुलेशन की हमने बात की, और जैसे कि आपने बहुत विस्तार से बताया कि पाप और पुण्य के बारे में बात की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस फैक्टर को ध्यान में रखा कि हमारा एज एन इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग भी विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा करते हैं। जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है, जो हमारे इंडियन वैल्यूज़ है, नॉट रिलीजन बट इंडियन वैल्यूज़, उनका कंसिस्टेंट डिग्रेडेशन हम देख रहे हैं। और क्योंकि अब हमारे एक ग्लोबलाइज्ड सॉर्ट ऑफ कल्चर होता जा रहा है जहाँ पे हम वही चीज़ देख पा रहे हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में प्रैक्टिस प्रोसेस होगा, लेकिन हमारे सिस्टम में अभी एक एटीट्यूड है कि हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को निगलेक्ट करते जा रहे हैं। उसके लिए सर आपको क्या लगता है कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक स्टूडेंट की लाइफ में, और क्या हम कर सकते हैं एज अ सोसाइटी वापस से इंक्रीज करने के लिए, या वापस से एटलीस्ट जहाँ पे वो था उस लेवल तक लाने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। और इसी टॉपिक के ऊपर मेरे साथ में एक बच्चा पीएचडी भी कर रहा है। देखो, हमारा जो एंशिएंट लीगल सिस्टम कहूं मैं अगर, तो इट वाज बेस्ड ऑन ड्यूटीज। आज हम राइट्स की ज्यादा बात करते हैं। राइट। अगर मैं कोट करूं फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, उन्होंने कई उनके आप भाषण सुनोगे, उन्होंने ड्यूटीज के ऊपर जोर दिया। फॉरेन थिंकर्स भी हैं, जैसे डेग्यूट है, केल्सन है, उन्होंने कहा देयर इज नो सच थिंग लाइक राइट, इट्स ओनली ड्यूटी टू डू। इफ यू आर डूइंग योर ड्यूटी देन इट विल बी ऑटोमेटिकली समबडीज राइट। करेक्ट। ओके, सो अब इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम जाएं, जो आपने प्राचीन परंपराओं को और तमाम चीजों की बात करी और मुझे पूछा, तो अमन वो आचरण है। हमारे जो एंशिएंट लॉ गिवर है, चाहे वो मनु हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे नारद हो, चाहे यज्ञवल्क्य हो, चाहे शुक्र हो, इन्होंने कोई लॉ नहीं बताया, इन्होंने ना आचरण बताया कि गुरु का आचरण क्या होना चाहिए। व्हाट आर द लिमिटेशन पति का, पत्नी का, परिवार के मुखिया का, राजा का। तो वो दे हैव फोकस ऑन ड्यूटीज। और मैं आपको बता दूं, जो काम पीएचडी वर्क चल रहा है, और तो कभी और समय पे भी मैं इस पे बता दूंगा कि पूरा का पूरा एविडेंस है जो आज की डेट में है। एंशिएंट लिटरेचर से कई श्लोक तो हूबहू मिलते हैं। आप यकीन करेंगे, ये दिया हुआ है ऑलरेडी कि विटनेस कैसे लेनी चाहिए, हु इज एलिजिबल टू बी विटनेस, हु इज नॉट, हु इज एलिजिबल टू बी किंग, हु इज नॉट। आप समझ रहे, ये इतना डिटेल है। पर इसका एक रूप तो आ गया हमारे सामने, जो अभी करंट लेजिस्लेशन वगैरह हैं,
पर कुछ चीजें उसमें छूटी हैं, और वो जो छूटी है चीज वो है हम लॉ बता रहे हैं लेकिन उसे आचरण नहीं बता रहे। देखो लॉ तो ये है ना, मतलब इस देश में पार्लियामेंट है, इतने सारे स्टेट लेजिस्लेशन है, इतने हाई कोर्ट हैं, इतने और हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो एनी जजमेंट इट बिकम लॉ टुमारो, एनी एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट बिकम लॉ टुमारो। लेजिस्लेचर का बन जाता है एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरीबॉडी मस्ट नो द लॉ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो भाई कैसे पता चलेगा? वो टूल कहां गया? आपको तो आपके एंसेस्टर ने बचपन में ही बता दिया कि आप बड़े भाई हो इस परिवार के, तो आपका आचरण क्या होगा, गलती कैसे करोगे? इट हैज कम टू योर ब्लड। 75% चीजें तो आपको ऑलरेडी बता दी ना, वो डेवलप हो गई विद द पासेज ऑफ टाइम। समथिंग यू आर लर्निंग फ्रॉम द फैमिली, समथिंग यू आर लर्निंग फ्रॉम स्कूल, समथिंग यू आर लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी, समथिंग यू आर लर्निंग फ्रॉम किंग और एवरीथिंग। वो लर्निंग नहीं है। आप समझ रहे बात को? तो इसके ऊपर भी काम हो सकता है। अभी हम तो एक पीएचडी वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। लेट अस सी कि व्हाट इज आउटकम, तो उस पर मैं फिर कभी बात करूंगा आपके साथ जरूर। सर एक चीज़ जो आई डोंट नो आप अग्री करेंगे कि नहीं, कि स्टूडेंट्स जब लॉ एज अ करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके ग्लैमर से बड़े प्रभावित होते हैं, जो उसकी यू नो ऑल द शाइनिंग पार्ट्स ऑफ लॉ, और या फिर जो हमारे बड़े लॉयर्स हैं, या फिर वो कोई मूवी देखते हैं कहीं, वहाँ पे उसका पोर्ट्रेल देखते हैं जो काफ़ी हद तक सही होता है, पर कभी कभी एग्जैक्टली वैसा नहीं भी होता। बट जैसे हमने बीच में डिस्कस किया कि उस मुकाम तक पहुँचने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है वो करने के लिए हम रेडी होने चाहिए। बट आजकल जैसे टेंडेंसी मैं देख रहा हूँ, या आप अपने एक्सपीरियंस में बताएंगे, कि हार्ड वर्क करने की टेंडेंसी नहीं है, अपने आप को स्लॉग करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, या वो परिश्रम करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, बिकॉज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का टाइम है। हम 30 सेकेंड्स का रील देखते हैं, हम यूट्यूब वीडियो भी 1 घंटे का नहीं देखते, हम उसको भी शॉर्ट्स में देखते हैं, क्योंकि हमें 30 सेकेंड 20 सेकेंड चाहिए। पहले आई थिंक हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सर आज की जनरेशन के लिए क्या आप गाइड करेंगे कि कैसे वो उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं, कैसे वो परसिवियरेंस या उस तरह का अटेंशन स्पैन क्या उन्हें अपना इंक्रीज करना पड़ेगा, या क्या स्किल सेट उनको लाना पड़ेगा जिससे कि वो उस स्टेज तक पहुंच पाए जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने प्रोफेशन चूज किया? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मैं सबसे पहले इसके लिए बताऊं, इसके लिए केवल बच्चे जिम्मेदार नहीं है, इसमें पेरेंट भी जिम्मेदार है, पीयर प्रेशर भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। कारण होता क्या है कि 12th क्लास के बाद एक बच्चा इंजीनियरिंग में जा रहा, मैनेजमेंट में जा रहा, लॉ में जा रहा, जर्नलिज्म में जा रहा, तो जब वो ग्रेजुएट होता है उस समय हर प्रोफेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सपोज ही इज इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस, उसको डे 1 से ही एक बड़ा पैकेज मिल जाता है, और वो बात हमारे लॉ वाले बच्चे को भी पता चलती कि मेरा दोस्त का इतना बड़ा पैकेज हो। अब शुरू होता है काम समाज का, रिश्तेदारों का, पेरेंट्स का, एंड दे स्टार्ट कंपेयरिंग। लेकिन लॉ में ऐसा नहीं होता। वो बच्चा जो बड़े पैकेज पे गया, एक टाइम के बाद उसकी लाइफ में स्टेग्नेशन आता ही आता है। लेकिन एक बच्चा जो कोर्ट में गया, उसे बड़ा पेशेंस चाहिए, उसकी लाइफ में जो इंक्रीज है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली है, और एक टाइम पे आकर वो उन लोगों के लिए उदाहरण बनता है जो आप ग्लैमर की बात कर। तो इट टेक अ टाइम। अगर किसी एडवोकेट को उसको उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, टेक्निक के अलावा कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है पेशेंस। आप जाते हो ना कोर्ट में, आप पूरी मेहनत करते हो, आपको लगता है बेल मिलेगी, नहीं मिलती, आप कहते हैं ऑब्लाइज माय लॉर्ड, मिल जाए तो भी। तो ये चीज है, वो जो बच्चा है वो दूसरों को देख रहा है, दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर कर रहा है, या उस व्यक्ति को देख रहा है जो एक बड़े मुकाम पे पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पेरेंट भी पेशेंस रखें और उस आचरण को देखें ना, वहां पहुंचने के लिए जो उसने अपना है, तो ये चीज नहीं आएगी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि जो बच्चा ग्रेजुएटिंग स्टेज पे है या वो लॉ में आ रहा है, उसके दिमाग में एक बड़ा डर रहता है, यार मेरे परिवार में तो कोई एडवोकेट है ही नहीं, आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर, वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और इंडस्ट्री मुझे बाहर फेंक देगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए अमन रब की क्या एडवाइस है? राइट सर। सर आई थिंक
सिचुएशन जैसे आपने बताया पहले के हिसाब से बहुत चेंज हो चुकी है, तो एंट्री पॉइंट किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम देखें पहले के कंपैरेटिवली इजी होता जा रहा है। और जो जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया कि हमारे पेरेंट्स के टाइम में 10 साल तक आपको सस्टेन करना पड़ता था, हमारे टाइम में 5 इयर्स, अब वो 3 इयर्स है। तो अगर इस माइंडसेट के साथ कोई भी बच्चा स्टूडेंट तैयार है 2-3 साल पैसे को असाइड रख के केवल अपने आप को बिल्ड करने के लिए, केवल ग्रो करने के लिए, केवल लर्न करने के लिए, तो आई थिंक इट डज नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस कि आप फर्स्ट जनरेशन से हैं या आप सेकंड जनरेशन से हैं। डेफिनेटली इनिशियल स्टेजेस पे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज जो लोग सेकेंड जनरेशन लॉयर्स हैं उनको रिकॉग्निशन इजीली मिल जाता है, उनको केसेस इजीली मिल जाते हैं, उनको अपीयरेंसेस इजीली मिल जाते हैं। लेकिन अगर किसी में कैपेबिलिटी है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए ये प्रोफेशन कम्प्लीटली क्लोज्ड है। अभी भी अगर हम एग्जांपल देते हैं तो कितने सारे हमारे टॉप लॉयर्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, कितने जजेस हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन जजेस हैं। आई थिंक अगर इनिशियली जैसे आपने बोला, बस वही चीज़ है कि वो पेशेंस रखने को हम तैयार हैं और हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के इंटेंशन से नहीं आए कि हम आज प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे और कल हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर हमें इस इंटेंशन से नहीं आए कि हमें इमीडिएटली वेल्थ एक्वायर करनी है, इमीडिएटली बहुत सारा पैसा बनाना है, अगर हम तैयार हैं लर्न करते रहने के लिए 4-5 साल मिनिमम, तो आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग सेकेंड जनरेशन है उनको स्टार्ट इजी मिल जाता है, बट मैं एज अ सेकेंड जनरेशन लॉयर आपको बता सकता हूँ कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलता है डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी मिलता है, क्योंकि डुअलिटी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको फर्स्ट डे एंटर होते के साथ ही आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस का लेवल वो होगा जो आपके पेरेंट्स का 25-30 साल की प्रैक्टिस के बाद है। आपका आचरण वो होगा, क्योंकि आप एक कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट हो, तो आपका आचरण तो वही होगा जो एक 20-22 साल की उम्र के बच्चे का होता है। वेरी ट्रू। आपका माइंडसेट भी वही होगा, बट आपसे एक्सपेक्टेशन ये की जाती है कि क्योंकि आप XYZ के प्रैक्टिस इनहेरिट कर रहे हैं तो आपका आचरण वो होना चाहिए, जो कि किसी के लिए भी संभव नहीं है। और जिस तरह से आपको फ्रेंडशिप्स मिलती हैं उसी तरह से आपको दुश्मनी भी इनहेरिटेंस में मिलती है। प्रैक्टिस एरियाज का कन्फाइनमेंट होता है, जैसे कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि जिस फील्ड में वो प्रैक्टिस करते आए आप उनके चेंबर को उसी फील्ड में आगे लेके जाएंगे। तो वो फ्रीडम नहीं है कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं, तो वो फ्रीडम आपको अवेलेबल नहीं है। मतलब आपका कहना है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए पूरा मैदान खुला है ना? और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरा, उसके मुझे समझ में आया कि सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर किसी भी चीज़ की है तो वो फ्रीडम की है। फ्रीडम से ज़्यादा वैल्यू किसी भी चीज़ की नहीं है। तो अगर हमको वो फ्रीडम मिलता है कि हम चूज़ कर सकते हैं, और आपको ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये भी फ्रीडम है कि आप एक सीनियर चूज़ करते हैं, आपको सीनियर नहीं पसंद आता तो आप चेंबर चेंज कर सकते हैं। सेकंड जनरेशन लॉयर के पास तो ये एवेन्यू ही अवेलेबल नहीं है कि वो अपना चेंबर चेंज कर पाए। तो यस डेफिनेटली, मतलब प्रोग्रेसिवली पहले से ट्रेडिशन है कि यूजुअली अपने पेरेंट के चेंबर में या अपने रिलेटिव के चेंबर में एटलीस्ट इनिशियल ईयर्स काम नहीं करना चाहिए। बट आजकल वो ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। और बट लाइक कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, आई थिंक फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हैं। और इनिशियली अगर वो सेम चीज़ है, जैसे कि कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत रिनोन है और वहाँ से पास आउट बच्चे को एक इनिशियल एडवांटेज मिलता है, बट 2-3 साल के बाद अगर आप देखें तो किस कॉलेज से वो आया है वो मैटर करता है कि वो कितना केपेबल है। तो उसी तरह से आई थिंक इनिशियल एडवांटेज मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में फर्स्ट जनरेशन होना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा, एक बेटर एक्सपीरियंस होगा और एक बेटर लर्निंग होगी। अच्छा, मैं इसे इस रूप में भी देखता हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक बच्चे के दिमाग में एक बात होती है कि यार मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, आई हैव टू इस्टेब्लिश अ ऑफिस, आई हैव टू इस्टेब्लिश अ बिग लाइब्रेरी, और उसके बाद में मैं काम शुरू कर पाऊँगा। पर मुझे समझता हूँ कि इस जनरेशन की ये बेनिफिट है कि द इंटायर लाइब्रेरी इज ऑन द सिंगल क्लिक। तो वो वाला डाउट कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो शायद उससे तो अब निजात मिल चुकी है। तो अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी है तो मुझे लगता है कि थोड़े पेशेंस के साथ, जैसे कि आपने बताया है लाइक 3 ईयर और सो, अगर वो डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है तो वो कामयाब रिकॉग्निशन मिलने शुरू हो जाएगा। सो मैं यही समराइज करूँगा सर कि इनिशियल
रिकॉग्निशन तो मिल जाएगा फर्स्ट जनरेशन लॉयर को, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में रिजल्ट या सक्सेस उसी को मिलेगी जो केपेबल होगा. इट विल इन द लॉन्ग टर्म इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस कि वो फर्स्ट जनरेशन है या वो सेकेंड जनरेशन है या उसका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है. सो सर, वी हैव कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट. कंक्लूड करते हुए एज अ पार्टिंग नोट, क्या मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? If you ask me my message or my advice, firstly to those who are planning to join legal profession as a student, that they must be very clear in their mind that there are series of avenue open for the law graduate, but again there is no place for the casual students. You must be prepared फ्रॉम द डे वन फॉर हार्ड वर्क, और हमारे प्रोफेशन में कहते हैं रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है. अगर आप इसके लिए तैयार हैं, एक बात. दूसरी बात, आप में और आपके पेरेंट्स में एक पेशेंस है कि आपको समय मिल सकता है, तो आपके लिए इस प्रोफेशन के बहुत सारे रास्ते खुले हैं. इंडीड इट्स अ नोबल प्रोफेशन and I feel best profession in this world. Thank you so much, sir. It was a privilege to have you here, and we'll be looking forward to having you again. Thank you so much. Sure, definitely, and it's my privilege also. And I'm sitting with my own student after 20 years, and this is my satisfaction and great achievement. मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. माई ऑल द ब्लेसिंग विद यू एंड योर इंटायर टीम.